हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का क्लास 11th का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर, जैसा कि आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा है, चैप्टर नंबर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठीक है ना, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जैसा कि आप लोग सॉलिड के बारे में छोटे क्लासों में, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड कि क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसका शेप और साइज फिक्स होता है, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, सॉलिड बॉडी किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आप वहाँ पढ़े होंगे। इसके बाद थोड़ा सॉलिड्स के बारे में थोड़ा आपको अगले क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सॉलिड्स की बॉडी की सॉलिड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर का भी नाम है, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड को। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही रुचिकर चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको कई जो है ऐसे नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी जो है वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत इस चैप्टर में खास तौर से पड़ेगा। बार बार वो शब्द आपके, बार बार वो वर्ड्स आपके सामने आएगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आखिर वो वर्ड होता क्या है। तो उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को जो है हम आगे बढ़ते हुए समझते जाएंगे। ठीक, तो बात हम करते हैं सबसे पहले रिजिडिटी की। तो रिजिडिटी को स्टार्ट करने से पहले सब आपको मैं बता दूं कि मेरा और आपका प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा और ब्यूटीफुल जो चैनल है पवन सर साइंस 07, क्लास 11-12 के मैथ और साइंस के वीडियो जो है मैं एक एक करके अपलोड करता जा रहा हूँ। ढेर सारे वीडियो मैंने अपलोड भी कर लिया है, इसके पीछे के चैप्टर्स भी जो है अपलोड हो गए हैं। आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप हर टॉपिक बस ऊपर जाइए, टॉपिक नाम डालिए और बाय द पवन सर आपको मिल जाएगा, उसे आप देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे से जो है कंसेप्ट में समझाया गया है। कुछ जो है आईआईटी और जेईई मेंस के नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए गए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले आपको रिजिड बॉडी की अगर हम बात करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, तो जनरली जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ बन जाता होगा कि ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके शेप और साइज हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, लेकिन जनरली ये देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके शेप सॉलिड तो होता है बट शेप और साइज हर समय वो फिक्स नहीं होता है। ठीक ना, जैसे कुछ ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको अगर हम प्रेस करें तो शेप और साइज उसका बदल जाएगा। जैसे सपोज दैट कि हम इस ये जो बॉक्स ले लें या यही बॉक्स ले लें, इस बॉक्स से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे यही है मेरा, ये कोई एक क्या है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड है। अगर इसके शेप को हम ऐसे चेंज करें तो इसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस पर फोर्स लगाएं, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसके शेप में चेंजिंग हो जाएगा और जैसे छोड़ेंगे पुनः ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये सॉलिड नहीं है। क्योंकि जनरली सॉलिड के बारे में तो लोग यही कहते हैं कि सॉलिड उसको हम बोलते हैं जिसके शेप और साइज फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन ये भी तो एक सॉलिड है, इसके शेप में चेंजिंग हो गया, जैसे चाहे शेप को मैंने चेंज कर दिया, छोड़ दिया, पुनः अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो आखिर सॉलिड होता क्या है? देखिए, सॉलिड तो ठीक है कि सॉलिड हम उसी को बोलते हैं जिसके शेप और साइज बदलते नहीं हैं, लेकिन जनरली ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं कि अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर उसके शेप और साइज में चेंज हो जाता है तो उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो सॉलिड नहीं है, सॉलिड ही है, बट इसमें जो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी इसमें है, जिसके चलते इससे शेप में परिवर्तन तो हो जा रहा है, चेंज तो हो जा रहा है। और वो फोर्स हटाने के बाद जो एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, फोर्स हटाने के बाद ये अपने ओरिजिनल शेप में पुनः आ जा रहा है। ठीक,
तो कुछ ऐसे टर्म्स इसमें आते हैं जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। जनरली आप देखते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज आपके सामने यही ऑब्जेक्ट हो, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद इसके शेप में चेंज हो गया, ठीक ना, तो शेप में चेंज होगा और जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे पुनः ये अपने ओरिजिनल शेप में क्या होगा, चला आएगा। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं, यानी कह सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, क्योंकि उसके शेप और साइज में चेंज हो जाता है, तो शेप और साइज में चेंज को हम कह सकते हैं कि ये डिफॉर्म हो गया। तो उसके शेप और साइज में चेंज कर दे, या हम कह सकते हैं कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी के शेप और साइज में चेंजिंग हो गया या उसका वो डिफॉर्म हो गया, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हम कह सकते हैं द फोर्स व्हिच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, वह फोर्स होता है फोर्स व्हिच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। क्यों? डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या होता है कि वो एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को परिवर्तन कर देता है, चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, और जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद शेप और साइज में उसका शेप और साइज जब चेंज हो जाता है तो उस बॉडी को हम बोलते हैं डिफॉर्म बॉडी। जैसे ये बॉडी है, अब ये डिफॉर्म नहीं है, अब ये अपने नॉर्मल शेप में है, लेकिन जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे और इसके शेप को चेंज कर देंगे तो अगर ये इस शेप में आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि डिफॉर्म हो गया है। पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, ये डिफॉर्म हो गया, जिसके चलते इसके शेप और साइज में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और जो फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसके शेप साइज में चेंजिंग हो जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, दूसरा जो हमारा वर्ड आता है इलास्टिसिटी। आप देख सकते हैं यहाँ इलास्टिसिटी लिखा है गया है। तो आप देख रहे हो कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, अब इस चैप्टर में अब फोर्स को जो है हम डिफॉर्मिंग फोर्स ही बार बार कहा जाएगा। अब बहुत प्रकार के फोर्स पढ़े होंगे, ठीक ना, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जो है आपके, और इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तमाम प्रकार के फोर्स आप पढ़े होंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स मिला जिसको हम बोलेंगे जो किसी बॉडी के शेप को चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर सकता है, तो उस फोर्स को हम यहाँ पे एक नया नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक ना, तो जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर फिर उस फोर्स को हम हटा दें, यानी मैंने ये जो फोर्स लगा रहे, फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके शेप को चेंज कर दिया। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर दें, छोड़ दें, तो अगर कोई बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अगर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, कोई बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के हटा देने के बाद, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, और जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आप देखते हो किसी रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने के बाद इसके शेप और साइज में चेंजिंग आता है, और जैसे रबर बैंड को हम रिलीज कर देते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर मैंने लगाया तो उसके जो है शेप और साइज बदल गया। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर मैं इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, हटा दिया, तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक ऑब्जेक्ट बॉडी हो जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक, अब दूसरा हमारा आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट जो है अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, पूर्ण रूप से अगर अपने शेप को प्राप्त, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इतना साइज का बदल गया, अब मैं डिफाइन फोर्स लगाया तो सपोज जो इतना ही पाकर रुक जाए, ये तो नहीं रुकेगा, तो आ जाएगा पूरी तरह से। बट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट हम सीधा है, मैंने फोर्स लगाया, वो साइज इसका ऐसे हो गया, फोर्स हटाया तो ये अपने ओरिजिनल, ये अपने शेप को रीगेन किया बट पूरा ना करके यहीं पर रुक जाए, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे परफेक्टली है। हाँ, इसके अंदर जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये अपने शेप को रीगेन कर रहा है बट परफेक्टली नहीं कर रहा। अगर इस स्टेट में है, फोर्स लगाया, इसका शेप ऐसे हो गया, फोर्स हटाया, पुनः रीगेन कर लिया, यानी जिस नॉर्मल कंडीशन को पूरी तरह कंप्लीटली प्राप्त कर लिया। अगर थोड़ा भी शेप उसका चेंज हुआ तो हम ये नहीं बोलेंगे परफेक्टली है।
अगर इस स्थिति में है, अगर इस स्थिति में है वो डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने लगाया, रिमूव किया डिफॉर्मिंग फोर्स, पुनः जो है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, कंप्लीटली आ जाए और इमीडिएटली आ जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इसका एक सुंदर सा एग्जाम्पल बन जाता है क्वार्टज ग्लास। क्वार्टज जो फाइबर होता है, क्वार्टज जो फाइबर होता है, फाइबर जिसको हम बोलते हैं, ये जो है एक सुंदर सा एग्जाम्पल इसका बन जाता है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम रिमूव कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होता है कंप्लीटली और इमीडिएटली अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब आपका आता है प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी बस इलास्टिक का जस्ट थोड़ा हम कह सकते हैं उल्टा ही होता है इसका डिफिनेशन, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने ओरिजिनल और शेप को रीगेन नहीं करता है, डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ये है, हमने फोर्स लगाया, इसका साइज तो चेंज ही नहीं हो रहा है, बट ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उसके साइज में परिवर्तन हो जाए और हम फोर्स अगर हटा दें तो अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा वो ना आए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक, जो कि अपने शेप में पूरी तरह से अगर आता भी है तो ठीक से नहीं, थोड़ा सा जैसे मैंने डिफॉर्म किया तो थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन पूरी तरह से ना हो। अगर हल्का फुल्का हो भी रहा है तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे, कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, ठीक ना। नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो है अपने ओरिजिनल शेप में ना आए। जैसे हम बात करते हैं च्युइंगम, जो हम च्युइंगम हम खाते हैं ना, अब देखते हैं उसको अगर एक बार फैला देते हैं, फैलाने में छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा पहले आएगा, अपने शेप को रीगन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं, पूरी तरह से नहीं आ पाता है, ठीक ना। तो ऐसा जो ओरिजिनल जो है शेप को गेन नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो प्लास्टिक बॉडी है। अब परफेक्टली जो है प्लास्टिक बॉडी की बात करते हैं, इसमें तो च्युइंगम हो जाएगा। ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की बात क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई टेंडेंसी ही नहीं हो गेन करने की, अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोई टेंडेंसी न शो करे। एक बार मैंने फोर्स लगा दिया, वो जिस शेप में आया उसी शेप में रह गया। च्युइंगम में क्या होता है, आप देखे होंगे ध्यान से कि थोड़ा सा जब उसको हम फैलाते हैं, छोड़ते हैं, तो पहले वो थोड़ा सा सिकुड़ता है, पूरा तो नहीं है, तो हल्का हल्का सिकुड़ता है। प्लास्टिक वाले में, च्युइंगम में थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, हल्का सा होता है, बट उसको हम केयर नहीं करते हैं। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक में की बात करें तो उसमें तो एकदम टेंडेंसी ही नहीं होगी गेन करने की। जैसे गीली मिट्टी है, वॉक्स है, एक बार अगर मैं उसको चिपका दिया तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। पुट्टी है, अगर एक बार मैं उसको बनाकर चिपका दिया ऐसे, तो जिस शेप में जाएंगे उस शेप में रह जाएगा। तो यानी उसके अंदर थोड़ी भी टेंडेंसी नहीं है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जैसा शेप बनाया वो वैसा ही शेप बन गया, वो फिर दोबारा थोड़ा सा भी नहीं टेंडेंसी शो करेगा ओरिजिनल शेप और साइज को प्राप्त करने के। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ये रहा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसके एग्जांपल्स भी आपने देखा, प्लास्टिक क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है। और जाते जाते एक चीज़ और ये भी आप जान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो कि परफेक्टली इलास्टिक हो, और न ही कोई ऐसा बॉडी है जो परफेक्टली प्लास्टिक हो। जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलता है देने को, वो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक के बीच का ही होता है। तो ये सारे टर्म्स हैं, इसको आप पढ़िएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।